नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग नैतिकता के मानदंड संबंधी एस्थेटिक सेंस थ्योरी अर्थात रसेंद्रियवाद का मूल्यांकन करेंगे। रसेंद्रियवाद ऐसा सिद्धांत है जो अंतःप्रज्ञावाद का समर्थन करता है। उसके अनुसार अंतःकरण में एक इंद्रिय होती है जो नैतिकता का निर्णय करती है, अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान करती है और उसी के अनुसार उसे उचित या अनुचित घोषित करती है। नैतिक इंद्रियवाद नैतिकता के लिए एक अलग इंद्रिय मानता है। उसी तरह एस्थेटिक सेंस थ्योरी भी नैतिकता और सौंदर्य दोनों के लिए एक अलग से इंद्रिय मानता है। उसके अनुसार नैतिकता एक प्रकार का सौंदर्य बोध है। नैतिक इंद्रियवाद मानता है कि कर्मों के नैतिक मूल्यों को जानने के लिए एक विशेष इंद्रिय होती है जिसे नैतिक इंद्रिय कहा जाता है। सेफ्सबरी, हचसन, हर्बर्ट, रस्किन जैसे दार्शनिक इसे सौंदर्य इंद्रिय या रसेंद्रिय कहते हैं। इसलिए इस मत को रसेंद्रियवाद कहा जाता है। रसेंद्रियवाद या एस्थेटिक सेंस थ्योरी के अनुसार नैतिक गुण कर्मों में ही निहित रहते हैं, अर्थात कर्म ही अपने आप में अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे सच बोलना एक कर्म है तो यह अपने आप में उचित है। झूठ बोलना एक कर्म है, यह अपने आप में अनुचित है। नैतिक इंद्रिय या एस्थेटिक सेंस यह बताता है कि सच बोलना उचित है और झूठ बोलना अनुचित है। अर्थात सच बोलने का कर्म में औचित्य का गुण है, झूठ बोलने के कर्म में अनौचित्य का गुण है। ये दोनों गुण इन कर्मों में आंतरिक और वस्तुगत रूप से वर्तमान है। नैतिक गुण सौंदर्य शास्त्र थ्योरी को मानने वाले, एस्थेटिक सेंस थ्योरी को मानने वालों के अनुसार नैतिक गुण सौंदर्य गुण ही है। नैतिक गुण और सौंदर्य विषयक गुण अभिन्न हैं, तादात्म्य हैं, एक दूसरे के बराबर हैं या एक दूसरे में मिले हुए हैं। उचित और सुंदर, अनुचित और कुरूप में कोई भेद नहीं है। जिसे हम उचित कहते हैं वही सुंदर है, या जिसे हम सुंदर कहते हैं वही उचित है। जिसे हम भलगर कहते हैं या कुरूप कहते हैं वही अनुचित है। जैसे सामान्यतः हम देखते हैं कि अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि आपने यह बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। अगर कोई व्यक्ति अनुचित कर्म करता है तो उसे कहा जाता है कि यह हीनस क्राइम है, यह
विद्रूपता है, यह कुरूपता है। जिस तरह व्यक्ति या वस्तुओं में सुंदरता और कुरूपता रहती है, उसी तरह कर्म में नैतिक सौंदर्य और नैतिक कुरूपता पाई जाती है। सॉफ्टवर्स के अनुसार जो सुंदर है वही समरस और समानुपात है वही सत्य, और जो सुंदर है तथा सत्य है वही प्रिय और शुभ है। What is beautiful is harmonious and proportionable. What is harmonious and proportionable is true, and what is beautiful and true is agreeable and good. इन दार्शनिकों के अनुसार सुंदर तथा शुभ एक तथा तुल्य हैं। ब्यूटी एंड गुड आर वन एंड सेम। हर्बर्ट के अनुसार भी सुंदर और शुभ अभिन्न हैं। रस्किन के अनुसार रुचि नैतिकता का सूचक मात्र नहीं है, वह केवल नैतिकता है। टेस्ट इज नॉट ओनली ए पार्ट एंड एन इंडेक्स ऑफ मोरालिटी, इट इज दी ओनली मोरालिटी। नैतिक गुण सौंदर्य गुण हैं। इन गुणों का ज्ञान हमें रसेंद्रिय द्वारा सहज रूप से होता है। एस्थेटिक सेंस द्वारा सहज रूप से इंट्यूटिवली होता है। रसेंद्रिय ही हमें किसी धर्म के औचित्य या अनौचित्य का ज्ञान अपरोक्ष या डायरेक्ट रूप से देती है। इसलिए रसेंद्रिय को नैतिकता का आधार या मानदंड माना जाता है। रसेंद्रिय बाद एक साहित्यिक सिद्धांत प्रतीत होता है, इसलिए आलोचकों ने इसकी आलोचनाएं की है। रसेंद्रियवाद का शुभ और सुंदर, अशुभ और कुरूप को एक मानना सही नहीं है। बिना सौंदर्य बोध के भी व्यक्ति नैतिक होता है। इसी तरह आलोचकों का कहना है कि नैतिक कर्म में नैतिक बाध्यता होती है, परंतु सौंदर्य बोध में सौंदर्य की बाध्यता नहीं होती है। इसलिए नैतिक कर्मों को सौंदर्यात्मक या नैतिक गुणों को सौंदर्य के समकक्ष या समतुल्य मानना उचित नहीं है। नैतिक कर्मों में द्वंद्व पाया जाता है। उचित या अनुचित निर्णय करने के लिए अनेक मानदंड होते हैं या इच्छाओं में संघर्ष होता है, अनेक नैतिक क्रियाएं होती हैं, अनेक मानसिक द्वंद्व होते हैं, परंतु सौंदर्य बोध सहज रूप से होता है। इसलिए नैतिक गुणों और सौंदर्य बोध को एक नहीं माना जा सकता है। आलोचकों के अनुसार सौंदर्य चेतना भावना पर निर्भर करती है। नैतिकता में भी भावना का समावेश रहता है, परंतु इसे केवल भावना पर आधारित नहीं माना जा सकता है। कोई कर्म प्रिय है इसलिए उचित नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसके विपरीत कोई उचित है इसलिए प्रिय हो सकता है। सौंदर्य का मूल्यांकन समरूप नहीं होता है। एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु सुंदर हो सकती है वह
दूसरे वस्तु व्यक्ति के लिए सुंदर नहीं हो सकती है। इसे हम किसी व्यक्ति पर थोप नहीं सकते हैं। अर्थात सौंदर्य बोध में समरूपता नहीं होती है, परंतु नैतिक मूल्यांकन को समरूप और सर्वव्यापी होना आवश्यक है। सौंदर्य का मूल्यांकन आत्मगत भावनाओं पर होता है। आत्मगत भावनाओं पर होता है, जबकि नैतिकता केवल भावना पर आधारित नहीं होती है। इसी तरह सौंदर्य और निःश्रेयस अभिन्न नहीं कहे जा सकते। नैतिकता में निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। सुंदरता और सत्य एक नहीं हो सकते हैं। बिना सत्य या अस्तित्व के भी सौंदर्य हो सकता है। आलोचकों के अनुसार नैतिक निर्णय में पाप पुण्य, दोष गुण, दंड पुरस्कार, पश्चाताप इत्यादि तथ्य पाए जाते हैं, परंतु सौंदर्य बोध में इनका अभाव होता है। सौंदर्य का निर्णय आत्मगत है, लेकिन नैतिक निर्णय के लिए वस्तुगत होना आवश्यक है। नैतिक निर्णय का क्षेत्र व्यापक है और सौंदर्य का क्षेत्र संकुचित है। नैतिक निर्णय का संबंध मानव आचरण के सभी पक्षों से है, किंतु सौंदर्य निर्णय का संबंध मानव अनुभूति के एक अंश मात्र से होता है। इसलिए सौंदर्य अनुभूति को नैतिक निर्णय के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। सौंदर्य बाह्य आकार का मूल्यांकन करता है, परंतु नैतिकता का संबंध बाह्य और आंतरिक दोनों ही पक्षों से होता है। रसेंद्रियवाद को नैतिकता का आधार नहीं माना जा सकता है। इसका समर्थन सेफ्टबरीज और हजसन के कथनों से भी होता है। इनके अनुसार सभी मनुष्यों में रुचि समान नहीं होता है। कुछ की रुचि अच्छी होती है तो कुछ की रुचि बुरी होती है। इसलिए रसेंद्रियवाद को सर्वव्यापी आधार नहीं माना जा सकता है। इन लोगों ने सामाजिकता को नैतिकता का आधार बताया है। सौंदर्य के मानदंड देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः सौंदर्य के आधार पर कोई भी वैसा नैतिक निर्णय नहीं किया जा सकता है जो शाश्वत एवं अस्थायी रूप ले सके। अतः रसेंद्रियवाद को नैतिकता का उचित और पर्याप्त मानदंड नहीं माना जा सकता है। धन्यवाद।